हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट सेकंड, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट सेकंड को डिस्कस किया जाएगा। पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ा दिया गया है जिसमें आपको स्पेशल पॉइंट बताया गया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड बेसिक चीजें आपको बताई गई थी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस क्या क्या होते हैं और उन फेजेस में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेजेज ऑफ ईएमसी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेज क्या होते हैं, यानी मासिक चक्र के जो है कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं, तो उसी को डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज थ्री मेन फेज, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली कितने फेज होते हैं, थ्री फेज होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो है इसको फोर फेज में पढ़ाऊंगा। होता तो तीन ही है लेकिन इसको चार चरणों में हम आपको पढ़ाएंगे जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो कौन कौन सा फेज है उसको देख लेते हैं। पहला फेज है ब्लीडिंग फेज। ठीक है, कौन सा फेज है पहला? ब्लीडिंग फेज। ये पहले दिन से लेकर पांचवें दिन का होता है ब्लीडिंग फेज। इसे हम जो है ऋजुस्राव प्रावस्था के नाम से जानते हैं। तो ब्लीडिंग फेज क्यों कहा गया है? क्योंकि इस फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग कितना होता है आपको अगले वीडियो में बता दिए थे कि 40 से 80 ml ब्लीडिंग 5 दिनों के अंदर लगभग होता है। तो इसे ब्लीडिंग फेज या इसको हम जो है मेंस्ट्रुएशन फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन फेज भी इसे कहा जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा फेज कौन सा है? प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज या इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। प्रोलिफेरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है। प्री ओव्यूलेटरी क्यों कहा गया है? क्योंकि ओव्यूलेशन के पहले की प्रावस्था है। ठीक है, ओव्यूलेशन के पहले की प्रावस्था है, इसीलिए हम इसे जो है प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। या इसको हम जो है फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फेज में क्या होता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं पुटकीय प्रावस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुटिका का निर्माण होता है, पुटिका का निर्माण होता है। या इसको हम एक और नाम से जानते हैं एस्ट्रोजेनिक फेज। किस फेज के नाम से जानते हैं? एस्ट्रोजेनिक फेज। तो इसके कई नेम हैं और इनके अलग अलग नेम जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको नेम जो है इनका सब याद रखना आवश्यक है। प्रोलिफेरेटिव फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिक्यूलर फेज, या इसको जो है एस्ट्रोजेनिक फेज के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोजेनिक फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फेज में जो है एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन का निर्माण भी इसी फेज में होता है फॉलिक्यूलर सेल से। तो ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है। इसके बाद में तीसरा जो फेज है उसको हम सिक्रेटरी फेज या इसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन इसमें हो जाता है तो इसलिए कहा गया है पोस्ट, यानी ओव्यूलेशन के बाद की प्रावस्था पोस्ट ओव्यूलेशन, या इसको हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फेज में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, तो इसीलिए इसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। या इसको हम जो है प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फेज में क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स का निर्माण होता है। किससे होता है? कार्पस ल्यूटियम से होता है, तो इसीलिए हम इसे जो है प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइकिल बनाया गया है। इस साइकिल में आपको जो एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है 28 दिनों का, उसके समस्त घटनाओं को उसमें दिखाया गया, फेजेस को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 1 से 5 दिन का कौन सा फेज है? ब्लीडिंग फेज है। 6 से लेकर और जो 13वें दिन का फेज होता है उसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से जानते हैं। और ये जो 14वां दिन है ये क्या होता है? ओव्यूलेशन का होता है, यानी इसमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, अंड का उत्सर्जन होता है, ओवम का निर्माण होता है।
और ओवम बाहर निकलता है ग्राफियन पुटिका से, ठीक है। और इसके बाद में 15वें दिन से और फिर 28वें दिन का जो फेज होता है उसे हम ल्यूटियल फेज के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग फेजेज जो है इस साइकिल में दिखाई गई है। अब इसके बाद में आपको पहला फेज डिटेल में पढ़ना है, ब्लीडिंग फेज, या इसको जो है मेंस्ट्रुएशन फेज के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। ब्लीडिंग फेज, पहला फेज, इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। कितने दिन का होता है ये? 3 से 5 दिनों का होता है। इन दिस फेज ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इस फेज में क्या होता है? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चेंजिंग होती है वो कौन कौन सी होती है? तो 3 प्रकार की महत्वपूर्ण चेंजिंग होती है। एक तो हार्मोनल चेंजिंग होता है, ठीक है। पहला कौन सा है? हार्मोनल चेंजिंग। दूसरा क्या है? ओवेरियन चेंजिंग। और तीसरा क्या है? यूट्रस चेंजिंग। यानी कि ब्रेकडाउन का चेंजिंग होता है। ब्रेकडाउन में जो हार्मोनल चेंजिंग होता है वो पहला चेंज है इस दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इसके बाद में जो है ओवरी के अंदर भी चेंजिंग होती है और यूट्रस के अंदर भी चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये यूट्रस चेंजिंग है। इसमें क्या हो रहा है कि जो एंडोमेट्रियम है यानी कि गर्भाशय का जो अंतःस्तर होता है वो क्या होता है? टूटता है। तो इन दिस फेज ब्रेक डाउन एंडोमेट्रियम लाइनिंग इन मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो टूट जाती है और ये बाहर निकलती है। तो उसके जो टुकड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम फंक्शनलिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटम फंक्शनलिस के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा फेज है फॉलिक्यूलर फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज क्यों कहा गया है? इसलिए कि इसमें क्या होता है? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है। फॉलिक्यूलर सेल का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इसे हम फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। ये कितने दिनों का होता है? ये 9 days का होता है, ठीक है। यानी कि ब्लीडिंग फेज जो होता है 1 से 5 दिन का, उसके बाद का जो फेज आता है वो फॉलिक्यूलर फेज होता है। कितने दिन का होता है? 9 दिनों का होता है, ठीक है। इस फेज में क्या होता है? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है। इस फेज में क्या होता है? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है। तभी तो इसे हम क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर फेज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं, मेच्योर फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं। इसे ग्राफियन फॉलिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्राफिन। तो ग्राफिन ने इस प्रकार के फॉलिकल्स के बारे में बताया था, इसीलिए इसको हम जो है ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट दिखाया गया है। एक कोशिका है जिसमें पीएफ लिखा है। पीएफ का मतलब होता है प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में, और सेकेंडरी फॉलिकल्स चेंज होते हैं टर्सरी फॉलिकल्स में, और टर्सरी फॉलिकल्स चेंज होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में, और ग्राफियन फॉलिकल्स से जो है ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है ये घटना इसी फेज में घटती है। इसके बाद में और क्या होता है? इन दिस फेज एंडोमेट्रियम अगेन डेवलप। यानी कि ब्लीडिंग फेज में क्या हो गया था कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट गई थी, ठीक है। लेकिन इस फेज में क्या होता है कि वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दोबारा क्या होती है? रिपेयर हो जाती है। और रिपेयर करता कौन है? तो वो एक हार्मोन्स है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स ही क्या काम करता है? यूट्रस के एंडोमेट्रियम को रिपेयर करता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से समझिए कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो ब्लीडिंग फेज में टूट जाती है, लेकिन फॉलिक्यूलर फेज में रिपेयर हो जाती है। रिपेयर कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिपेयरिंग का काम करता है। तो रिपेयर होने के बाद में इसकी लेयर क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। इसके अलावा इस फेज में और क्या होता है? इन दिस फेज एलियच एंड
FSH यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, हार्मोनल लेवल इंक्रीज्ड। LH और FSH का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी इस फेज में जो LH और FSH जो होते हैं, इनका लेवल बहुत ज्यादा होता है। फॉलिक्यूलर सेल सेक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन्स, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, यानी कि पुटकीय कोशिकाएं जो होती हैं, पुटकीय कोशिकाएं जो होती हैं, वही क्या करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि फॉलिक्यूलर सेल सेक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को रिपेयर करने का काम करता है। तो ये तो हो गया फॉलिक्यूलर फेज के बारे में। अगला हम फेज डिस्कस करेंगे ओव्यूलेटरी फेज। इसको हम हिंदी में कहते हैं अंडोत्सर्ग प्रवस्था। अंडोत्सर्ग प्रवस्था, क्योंकि इस प्रवस्था में क्या होता है, अंडे का उत्सर्जन होता है, जिसे हम अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, इसको देख लेते हैं। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, इस फेज में क्या होता है, LH का जो सिक्रीशन है वो काफी तेजी से होता है। अकर्स ऑन 14th डेज, यानी कि 14वें दिन ये प्रक्रिया होती है। पहले दिन से लेकर मतलब ब्लीडिंग फेज के बाद में फॉलिक्यूलर फेज, और फॉलिक्यूलर फेज के बाद में जो 14वां दिन होता है, उसी दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवम का निर्माण होता है, ओवम का उत्सर्जन होता है। तो और इस दौरान LH का जो सिक्रेशन है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा इस फेज में क्या होता है, इस फेज में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि ओवम का सिक्रेशन हो जाता है। ओवम का सिक्रेशन कहां से होता है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। जब आपको हम oogenesis पढ़ाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से वहां पे समझ में आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे यही समझना है कि जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ये कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ये प्रक्रिया होती है। और अगर ओव्यूलेशन के 24 घंटे के अंदर, जैसे ग्राफियन फॉलिकल से oocyte बाहर निकला, तो बाहर निकलने के 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म ओवम के साथ मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन संभव है, वरना अगर इससे ज्यादा लेट होता है तो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको माइंड में रखना है। LH हार्मोन्स के कारण ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर हो जाती है। आपको मालूम है कि LH का सिक्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो LH का फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि ये LH हार्मोन्स क्या काम करता है, ग्राफियन फॉलिकल्स को तोड़ देता है। ठीक है, उस और ग्राफियन फॉलिकल्स फट जाती है। फटने से क्या होगा कि जो सेकेंडरी oocytes हैं, द्वितीयक अंडाणु जो है, सेकेंडरी oocytes यानी कि जिसे हम ओवम कहते हैं, ये क्या होगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया गया है, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स है, और इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर देखिए अब LH का क्या होगा, एक्शन होगा इस पे क्या होगा, LH का एक्शन, और LH का एक्शन होगा तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होगी, फट जाएगी, और जब फट जाएगी तो इसका जो सेकेंडरी oocyte था वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ओवम हो गया, और ये क्या है, रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये काम कौन कर रहा है, LH हार्मोन्स कर रहा है। ठीक है, तो LH हार्मोन्स का काम यही होता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आए। और सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन से दिन में होती है, उसके 14वें दिन ये घटना घटती है। तो सेकेंडरी oocyte के निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और नेक्स्ट MC की आवश्यकता नहीं होगी।
अगर इसे स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट जो एमसी होगा यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, उसके द्वारा ये सेकेंडरी oocytes वेजाइना के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये चीजें होती है। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, जिसे हम ल्यूटियल फेज के नाम से जानते हैं। किस फेज के नाम से जानते हैं? ल्यूटियल फेज। प्रश्न ये उठता है कि इसे ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, तो इसीलिए इसे हम ल्यूटियल फेज के नाम से जानते हैं। या इसको हम सेक्रेटरी यानी स्रावी प्रवस्था के नाम से भी जानते हैं, स्रावी प्रवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये कितने दिनों का होता है? तो ये 15वें दिन से लेकर 28वें दिन का प्रवस्था होता है, यानी ओव्यूलेशन के दिन के बाद से 15वें दिन से लेकर 28वें दिन का ये फेज होता है, जिसको हम ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एक्टिव होता है। इस फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होता है, काफी सक्रिय होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स किस फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में काफी सक्रिय होता है। तो आपको याद रखना है कि ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज में ये काफी एक्टिव रहता है। इसमें क्या होता है, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम, यानी कि जो खाली ग्राफियन फॉलिकल्स है, खाली क्यों कहा गया है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। जैसे यहाँ पर देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स है ये, तो एम्प्टी नहीं है, लेकिन इधर देखिए फट गया है और इसका सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम, एलोइस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया तो ये चेंज हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन स्रावित होता है, वो हार्मोन्स क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से ही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको माइंड में अपने रखना है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका स्राव कौन करता है, कार्पस ल्यूटियम करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा, और वेजाइना के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने माइंड में आपको रखना है। तो कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों, इसलिए कहते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं ये जाइगोट के इम्प्लांटेशन में इनकी काफी भूमिका होती है। ठीक है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जब जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की होती है, इसीलिए हम इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, या इसको हम एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, यानी ये गर्भपात को क्या करता है, रोकता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भपात को रोकते हैं, इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं, एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स। और प्रेगनेंसी में इनकी काफी भूमिका होती है, गर्भधारण में इसकी भूमिका होती है, इसीलिए इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स कौन सा है, तो आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है तो बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है, येलोइश होता है, पीला होता है। तो ये पॉइंट आपको पूरा जो है अपने माइंड में फीड करके रखना है। अच्छा, इसके बाद में कार्पस ल्यूटियम बनने के कारण इस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो ये तो हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में। एक पॉइंट आपको और अभी समझना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, इसके अलावा एस्ट्रुअस साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसको भी समझ लेते हैं इसी वीडियो में।
कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग लिखा गया है डिफरेंस बिटवीन एमसी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मासिक चक्र, और एस्ट्रोस साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य चक्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। किसमें देखने को मिलता है, नॉन प्राइमेट्स, जैसे आपको कल बताए थे एंथेरियन, दो टर्म है यूथेरियन और एंथेरियन। तो यूथेरियन प्राइमेट्स होते हैं और एंथेरियन क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट्स एनिमल, जैसे रैट, कैट, डॉग, डेयर, ये सब। तो इधर देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखा गया है और इधर क्या लिखा है, एस्ट्रुअस साइकिल, या इसको हम हीट पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट पीरियड के नाम से जानते हैं। डोमेस्टिक एनिमल में आपने नाम सुना ही होगा कि जो काऊ, बफेलो वगैरह, उसमें हीट पीरियड आता है। ठीक है, गाय भैंस में क्या आता है, हीट पीरियड, तो ये नाम आपने सुना होगा। तो हीट पीरियड, या इसी को हम जो है बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं, मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, इट प्रेजेंट प्राइमेट्स मैमल्स, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी यानी मासिक चक्र किसमें प्रेजेंट होता है, प्राइमेट्स मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमेट्स मैमल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमन और इसके अलावा जो है मंकी वगैरह में। दूसरा क्या है, इट प्रेजेंट, अब देखिए ओएस्ट्रस साइकिल या हीट पीरियड में क्या बताया गया है, इट प्रेजेंट नॉन प्राइमेट्स मैमल्स। तो एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें प्रेजेंट होती है, प्राइमेट्स मैमल्स में, और ओएस्ट्रस साइकिल किसमें प्रेजेंट होती है, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में प्रेजेंट होती है, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है वो कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है। आपको मालूम ही है कि इसका ड्यूरेशन कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। और इसका ड्यूरेशन जो होता है, इसका ड्यूरेशन कोई निश्चित नहीं होता है, ये साल में एक बार, दो बार या कई बार ये पीरियड आ सकता है। ठीक है, एक बार, दो बार या कई बार ये पीरियड आ सकता है, इसका कोई निश्चित ड्यूरेशन नहीं है। देखिए इन एयर यानी कि साल में अगर एक बार ये पीरियड आता है तो इसको हम कहते हैं मोनोएस्ट्रस। क्या बोलते हैं, मोनोएस्ट्रस। ध्यान से समझिए, अगर साल में एक बार एस्ट्रस साइकिल आती है, हीट पीरियड आता है, तो इसको हम कहते हैं मोनोएस्ट्रस। दो बार आता है तो इसको हम कहते हैं बाईएस्ट्रस, और अगर कई बार आता है तो इसे हम कहते हैं पॉलीएस्ट्रस। एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा गया है, जैसे मोनोएस्ट्रस किसमें होता है, डियर में, बाईएस्ट्रस किसमें होता है, कैट और डॉग में, यानी साल में दो बार हीट पीरियड आता है, और हिरन में एक ही बार हीट पीरियड आता है, तो इसे मोनोएस्ट्रस। दो बार आता है बाईएस्ट्रस, जैसे कैट, डॉग, पॉलीएस्ट्रस रैट में देखने को मिलता है, यानी साल में कई बार हीट पीरियड होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग फेज अकर्स, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज होता है, ब्लड लॉस होता है, लेकिन एस्ट्रस साइकिल या हीट पीरियड में किसी प्रकार का कोई ब्लड लॉस नहीं होता है। यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होता है, ब्लड लॉस नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल होते हैं वो मेल को मैथुन क्रिया करने के लिए अनुमति नहीं देती है, लेकिन एस्ट्रस साइकिल में हीट पीरियड में जो फीमेल होती है वो मेल को मैथुन क्रिया करने के लिए अनुमति देती है। तो ये सब काफी जो है महत्वपूर्ण अंतर दोनों में होता है। तो एस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन एस्ट्रस साइकिल के बारे में कम ही लोग जानते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको अंतर पता होना बहुत जरूरी है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।